दो तीन चीजें जो बचती है हमारी बच्चों, नोट्स से पहले, नोट्स इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स तो बचता ही है। उससे पहले एक एनर्जी, अभी आपने क्वेश्चन पूछा एनर्जी, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल वैल्यू, वो समझ आ गया था सबको, ऑवर प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल वैल्यू इफ एन प्लस एल वैल्यू इज सेम। ठीक है, पूरी बात, इफ एन प्लस एल वैल्यू इज सेम, लोअर एन विल बी फिल्ड फर्स्ट, या उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, लोअर एन विल हैव लेसर एनर्जी अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑर्डर है बच्चों, है ना, 2s2p। हम जिस ऑर्डर में भरते हैं वो एनर्जी ऑर्डर है ना। कम एनर्जी वाले को पहले भरते हैं, फिर ज्यादा एनर्जी वाले को भरते हैं। तो वो जो हमने टेढ़े डायगनली काट के, है ना, सर्कल्स को कट करके जो हमने ऑर्डर बनाना सीखा है, दैट इज हमारा एनर्जी ऑर्डर। अंडरस्टूड एवरीवन? 1s to 2s to p, 3s 3p, 3p के बाद 4s पे आ जाते हैं, फिर 3d भरते हैं वापस से, फिर 4p। क्लियर बच्चों? सो ये है एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसके लिए? फॉर n greater than 1 electrons, मतलब फॉर greater than 1 electrons, for species having more than 1 electrons। इसका मतलब ये बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, एडवांस में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बनता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऑर्डर चलता है। फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बोहर को पूरी इज्जत दी जाती है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए किसको इज्जत दी जाती है पूरी? बोहर को। बोहर आ गया मैदान में। बोहर के हिसाब से एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एन पे। समझ में आ रहा है सबको? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज के लिए ये एनर्जी ऑर्डर है जो हमने पढ़ा है नया, लेकिन पुराना नहीं भूलना है। समझ आ रही है बच्चों? यूनिइलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए अभी भी वो ही लगेगा, पहले वाला। वो 288 वाला। अभी भी वही लगे, नहीं नहीं, वो एनर्जी ऑर्डर नहीं है 288, वो तो, है ना निश्चित। 288 तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना एक से, 288 तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। फिर कौन सा वाला? हाँ, अभी अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड को। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का मतलब एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है, मतलब 1s की एनर्जी कम, 2s और 2p की एनर्जी बराबर। सिर्फ लेवल्स 1 है, फिर लेवल 2 है। 2 में एसओपी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सबकी एनर्जी इक्वल है। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, सर सो सब शेल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं? उनके लिए हाँ, मतलब नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते मीन, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। हाँ उनके लिए, है ना, उनके लिए एक तरह से लेवल्स जो भी हैं, चार्ज, चार ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबकी एनर्जी बराबर है, 2s और 2p वालों की एनर्जी बराबर है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। तो फिर वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल सॉरी शेल्स के थ्रू जंप करता रहता है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन को उतर रहता था ऊपर, वही सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम था वही सिस्टम है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए पूरी इज्जत दी जाती है बोर को। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एन, सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है एनर्जी। इसका मतलब अपने आप में क्या हो गया, एल का कोई रोल नहीं है। सेकंड शेल में 2s 2p सबकी एनर्जी बराबर है, थर्ड शेल में 3s 3p 3d सबकी एनर्जी बराबर है। बताओ जो समझ आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इस पे जो क्वेश्चन आया था एडवांस में ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में तो कतई नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर एवरीवन? पूछेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
ठीक है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ग्राउंड स्टेट हो जाएगा 1s, 2s हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, समझ में आता है सबको, 2p हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ये है हाइड्रोजन, ये 1s ग्राउंड स्टेट, पूरा का पूरा 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पूरा का पूरा 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बताओ समझ में आ रहा है? ओनली फॉर कंप्यूटर एग्जाम्स, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी कोई नहीं पूछने वाला है कहीं पे चीज, बट फंडा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चन क्या है? अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एकदम ना, कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉन्सेप्चुअल एकदम। ठीक है बच्चों? ओके, ठीक, क्लियर है सब कोई चीज? अच्छा, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक नया वर्ड, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम या इक्वल एनर्जी, क्या बोलते हैं उनको? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं? टू, नहीं, फिर से फिर सोच के। सेकंड है p, नहीं, फिर से, ऑर्बिटल्स, डब्बे। सर 4। नहीं, डब्बे। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं। ठीक है बच्चे? 9, 9, 3s 3p 3d, कितने ऑर्बिटल्स हैं उसमें? यहाँ पे 9 है या नहीं है? सामने लिखा हुआ है आपके सेकंड एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम का। यार क्या दिक्कत है? समझ आ रही बात? अंडरस्टूड एवरीवन? और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों के लिए बताओ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ध्यान से कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 9, नहीं, ध्यान से, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 6, नहीं 3, सर 3। यार, 3 2p लिखा हो तो यहाँ पे ये, अभी तो बताया मैंने, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 2p में कितने डब्बे होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या दिक्कत है इसमें? समझ में आ रही बात? बताओ मेरे को। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ऋषित? ओके सर। है ना? ठीक है, आपके सामने सब लिखा हुआ है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है जैसे मैंने बताया आपको एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन ये था कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम has 9 degenerate orbitals. How many degenerate orbitals? How many degenerate orbitals does second excited state of H minus possess? H minus मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में। इतना इजी कुछ नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि अच्छा ये जनरल नॉलेज। ठीक है, H एटम है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको? 9। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस में कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको? 3, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा होते ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर ही बदल गया, चेंज हो गया। ये आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए पॉइंट। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये एक चीज डिस्कस करनी थी मेरे को। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑर्डर अलग है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी ऑर्डर अलग है।
क्लियर एवरीवन? उसके बाद बच्चों बस लास्ट में अब आ जाता है वही शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो लास्ट ये इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर जगह। एस का शेप कैसा देखा था हमने, स्फेरिकल, है ना। एस सबशेल स्फेरिकल शेप होती है। अच्छा, जो ये ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, अब इसको समझना है आपको। इसको डिफाइन किस तरह से किया है। अब इस वाली जो थ्योरी है, ये वाली जो थ्योरी है, फाइनल वाली थ्योरी, इसमें सबको इज्जत दी गई है। सबको मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी। तो हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन लोकेट नहीं कर सकते हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमने एक रीजन डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी उछल कूद मचा रहा होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक रीजन डिफाइन कर दिया। रीजन, एरिया, है ना, ये इलाका है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी पाया जाएगा, उछल कूद मचाता हुआ, डांस करता हुआ, नाचता हुआ, कूदता हुआ, कहीं पे भी पाया जाएगा। समझ में आ रही बात उसको? तो ये जो रीजन डिफाइन हो गया, शेप्स उनकी शेप होती है, और उस रीजन को बोलते हैं जो एक, है ना, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एस सबशेल इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल कैसा होगा, ऐसा होगा। बताओ मेरे को, समझ में आया सबको? ठीक है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी भी पूरी इज्जत दे रहे हैं, किसको पूरी इज्जत दे रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, है ना। हम ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि यहीं पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, बात तो वही है, लेकिन हमने चालाकी से हाइजेनबर्ग को भी हैप्पी कर दिया। हाइजेनबर्ग भी ये थ्योरी पढ़ के हैप्पी हो गया, अरे वाह, मेरी बात को कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं बेचारे, है ना। बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिलेगा, है ना। तो ऐसे हमने बेवकूफ बनाया किसका, हाइजेनबर्ग का। बताओ जो समझ आ रहा है? ठीक है, बात वही है, लेकिन उसको घुमा फिरा के बोला गया है रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। क्लियर है? ये स्कूल में डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो लिख दोगे सब लोग, ठीक है। ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी को लिखा हुआ भी है इसमें 99% या 90%, है ना। 99% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 100% एक्यूरेसी से यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। बात रख ली, इज्जत इज्जत दे दी किसको, हाइजेनबर्ग को। एंड क्लियर? सो ये ऑर्बिटल एक पार्टिकल सबशेल में होता है। फिर से बोल, क्या बोल रहे हैं ऋषभ? ये ऑर्बिटल एक पार्टिकुलर सबशेल में मिलेगा। हाँ, है ना। तो भाई सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, यही था ना। ठीक है, तो 1s तो एक ही होता है। ठीक है, अब जब 2p आएगा, है ना, 2s भी एक ही होता है। 2s साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1s थोड़ा इतना साइज का होगा, 2s इतना साइज का होगा। शेप क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी, दोनों की शेप स्फेरिकल रहेगी। 2s का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बताओ समझ आ रहा है इतना? ठीक है ऋषित? तो बट ये तो सबशेल है ना। एक सेकंड, सबशेल, एस सबशेल है, ठीक है। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक। ए तो जो सबशेल है वही ऑर्बिटल है जब एक है तो 1s एंड 2s दोनों में लाइक बस एक रीजन होएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। हाँ एग्जैक्टली, है ना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो वो यहाँ कहीं पाया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन 2s में तो वो यहाँ कहीं पाया जाएगा। और ये होते कैसे हैं, अभी हम देखेंगे भी। ये कंसेंट्रिक होते हैं, मैंने ऐसे बना दिया अलग अलग। होते कैसे हैं, जो कंसेंट्रिक, 1s 2s, 1s में इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ कहीं पाया जाएगा, ये हो गया 1s का रीजन। 2s ये हो, तो पूरा 1s ही हो गया। अरे अंदर वाला 1s हो गया, मान गए तेरी बात। बाहर वाला क्या हो गया बच्चे, 2s। ये, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड।
1s और 2s, ठीक है। 1s अगर ये कंसेंट्रिक होंगे तो 1s अंदर होगा, 2s क्या होगा, बाहर होगा। ऊपर वाला जो 2s बना हुआ है राइट में, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जो, इसमें ये अंदर जो है वो 1s है, अंदर जो डार्क शेड है वो क्या है 1s, बाहर जो डार्कर रीजन है वो क्या है 2s है, और बीच में जो एक खाली रीजन है उसको बोलते हैं नोड। अभी नोड भी आएगा। बीच में एक जो खाली रीजन है जहाँ पे शेडेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नोड। नोड होता है वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आ जाएगी, अभी आज ही समझ में आ जाएगी। पहले पूरी बात सुनना। नोड, नोड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक, ओके, मैं वापस आ रहा हूँ इस पे। तो ये अंदर वाला 1s है ऋषभ, जैसे तूने बोला, बाहर वाला 2s है। बाहर वाला रीजन कौन सा है, 2s है। अब अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो सिर्फ यही होगा, 2s नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरा होगा हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ऋषभ। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि हाँ, वो शेडेड रीजन ऑर्बिटल, शेडेड रीजन में ऑर्बिटल है या फिर वो शेडेड रीजन ही ऑर्बिटल है? रीजन ही तो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो हम इसी को तो बच्चे बोल रहे हैं ना कि ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। तो जो शेडेड तो रीजन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहाँ से आ गया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहाँ से आ गया मतलब, लाइक एक पर्टिकुलर सबशेल में सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? तो लाइक इसमें कहाँ है? ओके। हाँ हाँ, तो एस में तो एक ही है ना, एस में जो एक ही है, जो सबशेल है वही ऑर्बिटल है। अभी पी पे जाने तो दे, उसके बाद समझ आएगा ना यार, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके। तो क्यों कंफ्यूज हो रहा है, अभी एस में तो एक ही चीज है ना, अभी पी पे जाने दे, उसके बाद समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। कंफ्यूज हो तो वही थोड़ा धीरे धीरे समझ आ जाएगी सारी चीजें। हाँ बच्चों, और बताओ किसी को कोई डाउट। 1s में एक ही चीज है, ठीक है, सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, 1s में भी एक डब्बा है, 2s में भी एक ही डब्बा है, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये होते हैं रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये अंदर वाला हो गया 1s, बाहर वाला हो गया 2s। अगर 3s बनेगा तो वो भी इसके कंसेंट्रिक बनेगा, ठीक है। और बच्चों ये जो रीजन है जहां पे बिल्कुल भी शेडेड नहीं है उसको बोलेंगे नोड। उसकी डेफिनेशन हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे, नोड बोलेंगे उसको। रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, उसको बोलते हैं नोड। ऑर्बिटल क्या होता है, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नोड होता है रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, पहले नोड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1s और 2s में नोड्स कितने होते हैं वो देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं नोड्स का, ये सब कर लेते हैं। रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ऑलराइट, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, उसको बोलते हैं नोड। नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है रेडियल नोड्स और एक होता है एंगुलर नोड्स। आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n-l-1। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n-l-1, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिखेंगे बच्चों शेडेड रीजन में, वो रेडियल नोड्स दिखेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे अभी क्लियर होने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। बहुत नई चीजें, बहुत अलग चीजें। 1s के लिए बताओ मुझे कितने रेडियल नोड्स होंगे, फॉर्मूला चिपका के, n-l-1। 0। 0, 1-0-1, कितने आ गए, 0 नोड्स। 1s में कोई नोड नहीं दिखेगा आपको, 1s में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नोड आपको कहां दिखेगा बच्चों, 2s और 1s के बीच में, है ना। ये 2s के इलेक्ट्रॉन का इलाका है। इन्होंने अपना इलाका डिफाइन कर लिया कि यार मैं यहाँ पे नाचूंगा, तू अंदर नाचेगा वहां पे 1s में, है ना। तो 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर, 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर। बीच में एक एरिया ऐसा आएगा, एक रीजन आएगा जहां पे कोई नहीं जाएगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। वहां पे एक रेडियल नोड होगा।
वो रेडियल नोड 2s का कहलाएगा, 1s के लिए नहीं कहलाएगा। 2s के लिए रेडियल नोड का फॉर्मूला जब हमने लगाया तो कितने रेडियल नोड्स आए, n माइनस l माइनस 1 यानी कि 1। अब बताओ पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ पहले से बेटर? यस सर। s की कहानी समझ में आ गई, 1s अंदर 2s बाहर, 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर, बीच में नोड। सिमिलरली बच्चों जब हम 3s में जाएंगे एक और कंसेंट्रिक आ जाएगा, एक सेकंड, एक और कंसेंट्रिक आ जाएगा 3s। 3s कहाँ मिलेंगे, यहां मिलेंगे, ये 3s का रीजन हो गया। ये किसका रीजन हो गया, ये 2s का रीजन हो गया। ठीक है, कितने रेडियल नोड्स हो गए 3s के लिए, 2। एक होएगा 1s और 2s के बीच में और दूसरा होएगा 2s और 3s के बीच में। तो आपको सिर्फ ये रेडियल नोड्स का फॉर्मूला ध्यान रखना है, नोड्स क्या होते हैं कहाँ होते हैं वो ध्यान रखना है। अब बच्चों आराम से देख लो इसको, पहले 1s को समझ लो और कोई भी डाउट है छोटे से छोटा पूछो। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग सी चीज है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये इनके रीजन डिफाइन है, 1s का अंदर वाला शेडेड रीजन, 2s साइज में थोड़ा बड़ा। तो ऋषित एक दिमाग से अपने ना कुछ भी सब शेल मतलब तो सिर्फ ये है ना कि एक सब शेल है, सब एनर्जी लेवल है। ठीक है, मेनली तो क्या हो गया, रीजन किसको बोलते हैं, ऑर्बिटल को बोलते हैं। शेप्स किसकी है, ऑर्बिटल की है। अभी पी में आ जाएंगे तेरे तीनों ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाँ बच्चों बताओ इसमें कोई डाउट, देवयानी कोई पॉइंट क्लियर ना हो? अर्नव, हरसिमरत, नव्या, नंदिता? Yes, sir, got it. ओके क्लियर है बच्चों। तो ऑर्बिटल क्या होता है, वो रीजन है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। तो मैंने आपको ये एनसीईआरटी में दिखाया कि कैसा बना हुआ है शेडेड रीजन। ठीक है, और 1s और 2s के बीच में होता है एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, जिसको हम प्यार से नोड बोलते हैं। रेडियल नोड बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। गोविंद समझ आ गया? Yes, sir. Sir, regarding nodes are of two types. Sir. Yes, sir. नोड वाला क्या, Thank you, sir. The screen, sir, I'm going to. स्क्रीन आवाज नहीं सुन रही। I'm very curious, sir. मैं आज कर रहा सर। क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया, फिर से बोल। सर मैं मुझे कह रहा था नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स वाले सर रिटन एरिया पे जाना सर, आप वहीं पे ऑलरेडी इस करके सर मैंने कहा। अच्छा अच्छा वहीं पे हूँ, ठीक है ठीक है ओके। ठीक है बच्चों, तो ये नोड्स क्या होते हैं, बीच में ऐसे रीजन्स आएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं। ठीक है, तो समझ आ रहा है सबको ऐसी थ्योरी क्यों दी गई, ताकि हाइजेनबर्ग को दिक्कत ना हो, बोलेगा कि भाई एग्जैक्टली तो लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, हमने क्या बना दिया, एरिया बना दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होगा, वेव नेचर में घूम रहा होगा ऐसे ऐसे उछल कूद मचाता हुआ, कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर ऋषित, सो फार सो गुड? यस सर। ओके है ना। दूसरे नोट्स में बाद दूसरे टाइप ऑफ नोट में बाद में आएंगे, पहले हम पी पे आ जाते हैं। पी की शेप 1s में तो होगा नहीं ऋषित पी, है ना, मतलब फर्स्ट शेल में तो होता नहीं है पी, 1s होता है सिर्फ। ठीक है,
सेकंड शेल में 2s होते हैं और फिर 2p होते हैं, ठीक है। तो बच्चे शेप होती है इनकी डम्बल, पहले ही बता चुका हूं मैं, डम्बल शेप होती है। यहाँ पे कहीं पे भी कूद रहे होंगे, ठीक है, डम्बल शेप होगी। अच्छा, इसमें 3 शेप्स, 3 होते हैं डम्बल, है ना, 3 डम्बल होते हैं। अब px py pz होते हैं, px py pz। एक डम्बल होता है x एक्सिस के लॉन्ग, एक होता है y एक्सिस के लॉन्ग, और एक होता है z एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है बच्चों। तो जो 3 ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे 3 डब्बे पड़े हुए हैं, है ना, हमने तो समझने के लिए देखा। जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग एक्सिस के अलोंग होते हैं, x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। दिख रहा है सबको बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ 3 2p ऑर्बिटल्स। तो ऋषित, एक सबशेल, फिर से वही तो बोलेगा कि सर सबशेल है क्या, है ना, एक ऑर्बिटल, बोलेंगे हम इनको तीनों को सबशेल ही, 2p सबशेल, लेकिन 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे बेसिकली। एक होगा x एक्सिस के लॉन्ग, एक होगा y एक्सिस के लॉन्ग, और एक होगा ना परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, z एक्सिस ऐसे दिखा देते हैं। बाकी वो होगा तो परपेंडिकुलर z एक्सिस, समझते हो आप सब लोग। तो बच्चों इन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन किसके अलोंग है, वो ओरिएंटेशन मतलब किस एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, वो किस एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। जनरली बाय कॉन्फ़िगरेशन हम मानते हैं जो 0 वाला होता है वो z एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक। तो एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है, उसमें से एक z एक्सिस के अलोंग है और बाकी दोनों x और y एक्सिस के अलोंग है। बताओ समझ आ रहा है? x एंड y प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता एक्स वाई प्लस -1 वैसे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा कुछ दिमाग खराब करे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, किसी को भी मान लो कोई दिक्कत नहीं। पीजेड पक्का है कि 0 ही होता है, एक्स और वाई कुछ भी हो जाते हैं, -1 0 +1 कोई भी, बट ठीक है ना, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना हमें, बस ये कि भाई पी एक्स और पी वाई की शेप्स कैसी, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और डंबल है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग डंबल है और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग है डंबल। क्लियर है बच्चों? रेडियल नोड का फॉर्मूला अभी भी वही चलेगा, तो रेडियल नोड जब हम निकालेंगे 2p के लिए तो फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि n-l-1, ध्यान से फॉर्मूला चिपकाना है, ये स्कूल में भी आएगा, हर जगह आएगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1, n इक्वल टू 2, p है तो l इक्वल टू 1, आ गया 0। पहले वाले में कभी कोई नोड नहीं होता, 1s में नहीं था, फिर 2s में काउंट कर रहे थे नोड को, ऐसे ही 2p में नहीं होगा, 2p और 3p के बीच में होगा बच्चों नोड, है ना, हमेशा पहले वाले में कोई नोड नहीं होता, ओके। 3p में एक नोड आएगा, वो वही होगा 3p और 2p के बीच में, जैसे 1s और 2s के बीच में था। अंडरस्टूड? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, px py pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p के, एक x एक्सिस के लॉन्ग, एक y एक्सिस के लॉन्ग और एक z एक्सिस के लॉन्ग। सबसे अजीबोगरीब शेप्स, डी शेप तो आसान है, डी की डबल डंबल, क्या शेप होती है, डबल डंबल, लेकिन ये 5 होते हैं, है ना, 5 होते हैं। 5 में से बच्चों 3 तो होते हैं ऐसे एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड होगा तो वो याद करना है आपको, वाई जेड होगा तो वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा, और तीसरा है एक्स जेड,
तीन तो होते हैं ऐसे एक्सिस के बीच में, ठीक है। ये ऊपर वाला एक्स वाई, दूसरे वाला बी वाला वाई जेड, और सी वाला है आपका, है ना, जेड एक्स। सी वाला है आपका ए तो बी। इसका शेप समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे नहीं आ रहा ना, मेरी जो मैंने बनाया था वो तो समझ आ रहा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फिर से। तो बच्चे डबल डंबल है, दो डंबल रखे हुए, ठीक है। वहां पे थे एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे है क्या बीच में 45 डिग्री पे, क्या दिक्कत है? सो तो dx y में एक dx एंड ओके, सो दोनों dx एंड y के बीच में होएगा। हाँ, एक्स और वाई के बीच में, वाई जेड में वाई और जेड के बीच में, बता। ओके सर। और जेड एक्स में जेड और एक्स के बीच में, ठीक है। ऐसे हैं यार, क्या कर सकते हैं, ये अजीबोगरीब हैं इनकी शक्लें, तो ध्यान रखने को। अब जैसे zx में y के लॉन्ग कुछ नहीं होएगा, जेड एक्स में वाई के लॉन्ग कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही, के लॉन्ग कुछ नहीं होएगा। एग्जैक्टली परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। जेड एक्स में वाई के लॉन्ग कुछ नहीं होगा, वाई जेड में एक्स के लॉन्ग कुछ नहीं होगा, एक्स वाई में जेड के लॉन्ग कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है रशिद। ओके सर। एक होता है ये एक्सिस के लॉन्ग, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, बोलते हैं तो बोलते हैं, हम क्या करें भाई, याद करना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाले अलोंग दी एक्सिस है, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले बिना स्क्वायर वाले बिटवीन दी एक्सिस है। बताओ जो समझ में आ रहा है ये, है ना। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर वाला डी बना हुआ है, डी वाला जो लोब्स हैं, इनको लोब्स बोलते हैं, ठीक है ऋषित। ये लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग है, एक्स और वाई एक्सिस के, बस इतना सा फंडा है यार। बाकी जो ये ए बी और सी में जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में आ रहे हैं यार, अंडरस्टूड। सर लास्ट डायग्राम दिखाना एक्सिस का। मेरे वाला यस सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, इसको एक बार है ना हम लोग रिवाइज कर लेना, एक्स्ट्रा क्लास में फिर से कर लेंगे, दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। शेप्स, बस नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। आप लोग यार टाइम निकाल के कर लो, क्वेश्चन क्वेश्चन डाउट वाउट पूछ लो, है ना सब लोग, जो शीट्स भेजी हैं वो भी कर लो एक बार, है ना। ओके, ये समझ आ गया, तो ये चार हो गए। पांचवे की सबसे अलग सी शेप है यार, सबसे अलग सी शेप है पांचवे की, डी जेड स्क्वायर की। उसमें एक ही लोब होता है और एक बीच में रिंग होती है, ये रिंग आपको समझना होगा, इसके बीच में सर्कल जैसा है, जैसे, है ना, ठीक है। सर ये एक बार फिर से बना दो सर, मैंने ये देखा वाला, नहीं। ये वाला ना, हाँ सर, लास्ट वाला। ओके ओके। तो ये डी जेड स्क्वायर बोलते हैं बच्चों इसको, फिर से बना देते हैं। ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या थे, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये डी जेड स्क्वायर बोलते हैं इसको लास्ट वाले को। तो बच्चों ये ओरिएंटेशन बता रहा है ना, क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन, कि किसके अलोंग है, किस एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जेड के लॉन्ग रहता है लोब, और ध्यान से समझना इसको, मैं 3D में कैसे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक सर्कल होता है, सर्कल को मैं ऐसे बना रहा हूं, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग जैसा है यहाँ पे। इसका डायग्राम थोड़ा आपको एनसीईआरटी वाले से ज्यादा क्लियर होगा, उसमें ज्यादा सुंदर चित्र है, देखो देखो जो इसमें ज्यादा सुंदर चित्र है, एक लोब है ई वाला जेड के लॉन्ग, और बीच में एक सर्कुलर रिंग है,
ठीक सर है, वो जो लोब एंड रिंग के बीच में एम्प्टी स्पेस है वो नोड है क्या? नोड नोड है या नहीं है, अ, उसका फंडा मैं तेरे को बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको नोड नहीं बोल सकते हम क्योंकि, ठीक है, उसका रीजन मैं बताऊंगा तेरे को बाद में, ठीक है। ओके सर। हाँ टेंशन मत ले, नेक्स्ट क्लास में जब मैं एंगुलर नोड बताऊंगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है बच्चे। ठीक है ऋषित, शेप अभी तू देख ले ध्यान से, और शेप्स आपको आज याद कर लेनी। यस सर, शेप तो समझ आ गया। ओके, ठीक है। तो ये अजीबोगरीब शेप्स हैं, स्कूल में बनाने के लिए भी आती हैं सब, छोटी छोटी सी है ना, बाकी बस हमें पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें परेशान नहीं करेंगे आपको, क्योंकि बहुत ही ऊपर की थ्योरी है बच्चों, है ना। हमारे लेवल पे बस हमें ध्यान रखना है कि भाई 5 डब्बे होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गया ऋषित? ऑर्बिटल्स का मतलब है ना, डी में 5 ऑर्बिटल्स, 5 तरह के सबशेल्स, सॉरी फिर सबशेल बोल रहा हूँ, 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 तरह के 5 डायरेक्शंस के अलोंग इनके ऑर्बिटल्स बने होते हैं। तो जो ये शेप्स आपको ध्यान रखनी है। नोट्स का फॉर्मूला भी मैंने सिर्फ एक ही बताया, n-l-1 रेडियल नोट्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एंगुलर नोट्स और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज आपको ये अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस पुराने वाले सारे निपटा दो, ठीक है। अंडरस्टूड सबको? और क्वेश्चंस करके बच्चों डाउट्स इकट्ठे करके पूछ लो यार, है ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर के पूछे थे। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।